सो वेलकम एव्हरीवन, जय महाराष्ट्र. वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई अकॅडमी. आणि आज आपण घेऊन आलोय टॉपिक नंबर 6. आणि टॉपिक नंबर 6 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सिमिलरली टॉपिक नंबर 6 म्हणजे काय, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करने वाले, ये टॉपिक को अच्छे से डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं. ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना. और अगर आप लोगों ने इसके पहले के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई 9, 10, 10 सर्च कर लेना और उसके अंदर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो देख लेना. तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक को भी आप कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस का जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक को समझने के लिए. क्लियर? तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों को नोटबुक पेन ले लेना, सो दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज टॉपिक नंबर 6, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. अभी इससे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखे, जिसके अंदर हम लोगों को दो चीजें स्टडी करनी थी, फ्लावरिंग और एक ह्यूमन. ठीक है, तो ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली सबसे पहले नंबर 1 जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, वो होता है टू कंटिन्यू द स्पीसीज. जो भी हमारे स्पीसीज है उसको कंटिन्यू करके रखे, इसलिए होता है. सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, एसेक्सुअल भी तो हो सकता था, तो सेक्सुअल इसलिए होता है सो दैट जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो भी न्यू इंडिविजुअल आएंगे, वो बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आता है, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स के अंदर है सेम टू सेम कैरेक्टर इंडिविजुअल में नहीं जाता है, कुछ कैरेक्टर बदल के जाते हैं. तो जब कैरेक्टर बदलता है तो वो कैरेक्टर हमेशा बदलते हुए एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल होता है. तो ऐसे स्पीसीज हमेशा एनवायरनमेंट में सस्टेन कर जाते. अगर वेरिएशंस नहीं होता ना, तो जो नई पीढ़ी आती है ना, वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर पाती, एक्सटिंक्ट हो जाते. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो मेन प्रोसेस हैं जो हम लोग ने पहले भी सीखा था. पहला प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल डिवीजन होता है, और जो सेकंड प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के केस में कैसे होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टू पेरेंट्स, या तो टू गैमिट्स आप बोलोगे, एक मेल गैमिट दैट इज फ्रॉम फादर और एक होता है फीमेल गैमिट जो कि मदर से आता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको बात समझने की कोशिश करोगे, यू कैन सी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टू पेरेंट्स दैट इज फादर एंड मदर आर इन्वॉल्व. तो फादर से जो है वो गैमिट जो आएगा, वो गैमिट बेसिकली क्या होता है, स्पर्म होता है, जो मियोसिस के प्रोसेस से बना हुआ है. और जो मदर से गैमिट आएगा वो क्या होता है, वो कौन सा सेल होता है, वो एग सेल होता है, जो कि वापस से मियोसिस प्रोसेस से बना हुआ है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है. तो मियोसिस प्रोसेस में मैंने आपको क्लियर बताया था, सेल डिवीजन होता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं, फादर के कैरेक्टर, मदर के कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर, आपके हेयर के कलर क्या है, राइट, आपके स्किन के कलर क्या है, ये सारे कैरेक्टर जो है वो कंबाइन होते हैं और कॉम्बिनेशन से एक नया कैरेक्टर बनता है, जो कि नए जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर होता है. राइट, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन की बात करेंगे तो इसके अंदर दो गैमिट इन्वॉल्व होते हैं. मेल गैमिट दैट इज फ्रॉम फादर आता है, जो स्पर्म सेल होता है. फीमेल गैमिट जो कि मदर की तरफ से आता है, जिसको हम लोग एग सेल बोलते हैं, जो कि मियोसिस प्रोसेस से बनता है. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं स्पर्म सेल फ्रॉम फादर एंड एग सेल फ्रॉम द मदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मियोसिस के प्रोसेस में जो सेल बनते हैं, यहाँ पे देखो ये स्पर्म बनता है मेल के केस में, फादर के केस में, और मदर के केस में वो क्या बनता है, एग बनता है. अब इसमें होता क्या, तो ये जो स्पर्म है इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 22 नॉर्मल क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम जेंडर डिसाइड करने के लिए होता है, या तो वो एक्स हो सकता है या तो वो वाई हो सकता है. यानी कि इसके अंदर टोटल 23 डेटा ऐसे मान के चलो, जिसमें से 22 डेटा आपके बॉडी के कैरेक्टर रखा है और एक जो डेटा है एक्स या तो फिर वाई, वो आपके जेंडर के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो एक्स भी हो सकता है या तो वाई भी हो सकता है. ये जो एक पर्टिकुलर सिंगल सेल है, या तो 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है, इन केस ऑफ ए मेल दैट इज स्पर्म सेल. बट अगर मैं मदर की बात करूं, तो मदर का जो एग सेल है उसके अंदर जो 23 डेटा है, 23 क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स 22 तो ऑटोसोम होंगे, जिसको नॉर्मल क्रोमोसोम बोलते हैं, बॉडी के कैरेक्टर, और हमेशा एक जो बचा है 23 वाला, वो हमेशा जेंडर के लिए होता है, लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम ही होता है. मेल के केस में एक्स और वाई दोनों होता है, फीमेल के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो जब ये दोनों का यूनियन होता है, दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है, यानी कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो 22 प्लस 22 44 क्रोमोसोम, एक्स और एक्स मिल सकता है, या 22 प्लस 22 44, या तो वाई और एक्स मिल सकता है. और इससे एक नया सेल बनता है, जो नया सेल डिवाइड होकर एक न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट
हो जाता है। ठीक है, तो इसको आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हम लोगों का मेल गैमिट से। ठीक है, तो मेल गैमिट आएगा कहां से, तो उसके लिए हम लोगों को ह्यूमन के केस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसको बोलते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर जो आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे लेबलिंग दिख रही है, ये लेबलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप लोगों को समझना क्या है, इसके अंदर आप लोगों को यही समझना है कि जो स्पर्म सेल है, जो स्पर्म है, वो स्पर्म कहां से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेबलिंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलते हैं? यूरिन। बेसिकली ये यूरिन को स्टोर करके रखता है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। अच्छे समझो, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद नीचे आओगे आप, देखो यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड है। उसके बाद ये जो आपको पाइपलाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ये जो ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ये रास्ता जो दिख रहा है, इस रास्ते को बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। उसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एपिडिडिमिस बोलते हैं। और ये जो आप लोगों को सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस दिख रहे हैं। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेनिस। राइट? तो अभी ये जो आप लोगों को यहाँ पे लेबलिंग में बताया, इसके अंदर से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर या सिस्टम के अंदर जो चार चीज इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टेस्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं, ऑर्गन बोलूंगा मैं। उसके बाद ये एपिडेडिमिस हो गया। इसके बाद ये जो आप लोगों को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पिंक कलर का आपको दिखता है इजैकुलेटरी डक्ट, ये चार ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो यहाँ पे जो स्पर्म बन रहा है, जो सेल बन रहा है, वो सेल को एग सेल तक लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ठीक है, एक एक करके समझेंगे। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, दिस वन, वेरियस डक्ट, अलग अलग जो मैंने आपको डक्ट बताया वो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, यूरिन जेनिटल डक्ट है, ऐसे बहुत सारे डक्ट होते हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, एंड ग्लैंड्स होते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम इन लोअर ऑब्डिमल। आप देख सकते हैं जो टेस्टिस दिख रहा है, ये स्क्रोटम यानी कि जो हम लोगों का लोअर हिस्सा होता है उसके नीचे होते हैं, और ये बॉडी से अलग, मतलब बॉडी से थोड़ा अलग होते हैं। इसका जो लोकेशन होता है इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि वहां का टेम्परेचर लो हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे सेल डिवीजन बन के क्या बनता है हम लोगों के पास? स्पर्म बनता है, दैट इज मेल सेल बनता है। ठीक है, इसके लिए ये एब्डोमेन में, स्क्रोटम में रहता है, नीचे की तरफ रहता है, सो दैट वहां जो बॉडी से अटैच नहीं, बॉडी अटैच मतलब बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये लोअर हिस्से में होता है बाहर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको बॉडी से थोड़ा सा बाहर रखा गया है। ठीक है, नहीं तो उसके बिना जो आप लोगों का स्पर्म में वो नहीं बनेगा। कहां पे बन रहा है? टेस्टिस। तो टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म पे फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में। अब टेस्टिस के बाद जो एपिडेडिमिस आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये कवरिंग है जो सपोर्ट दे रहा है टेस्टिस को। इसके बाद से ये ट्यूब आप लोगों को दिख रहा है, ये ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म है, यानी जो सेल डिवीजन से सेल बना हुआ है, जो 23+X या तो 23+Y डेटा लेके इसके अंदर से ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट तक आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूबुल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। अरे बात समझ में? तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है बाय मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस क्या है? सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ होते हैं, आधे हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल बनता है। तो ये किस में होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। यहीं से जो हमारा बिगिनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। दो स्पर्म, अब जो स्पर्म बना है टेस्टिस में, आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूबुल, सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूबुल इज एस रिटी टेस्टिस, वास इफरेंस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब इसका जो स्टेप है, यानी स्टेप नहीं बोल सकते, जो रास्ता है वो ये होता है, यहां से एपिडिडिमिस में जाएगा, उसके बाद वास डिफरेंस में जाएगा, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, उसके बाद इस डक्ट के थ्रू बाहर की तरफ आएगा, जो एग की तरफ जाने के लिए रेडी होगा। इस तरीके से ये रास्ता होता है। अब देखो, जब स्पर्म यहां से जाएगा, जब इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कॉपर ग्लैंड्स देख सकते हैं, सेमिनल वेसिकल देख सकते, ये सब लोग एक्स्ट्रा उसके अंदर केमिकल हम बोल सकते हैं अपने समझने के लिए ऐड करते हैं, सो दैट जो स्पर्म है उसकी एनर्जी बढ़ जाए और वो आगे की तरफ जा सके और एग सेल तक पहुंच सके।
नहीं तो ये जब आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे स्पर्म ट्रैवल करेगा तो स्पर्म की अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो एग तक नहीं जा पाएगा। इसलिए ये ट्रैवल करने के लिए, इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए यहाँ से काउपर ग्लैंड्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ऑल अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। तो वापस से इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये आप टेस्टिस देख सकते हैं जहां पे स्पर्म बनता है, एपिडिडमिस हो गया, इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट। दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया। स्पर्म यहां से बनेगा, ट्रेवल करेगा और उसके बाद ये जो पेनिस है इसके थ्रू बाहर की तरफ एग की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव। अब आपको समझना है ये चीज बोर्ड एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम दे सकता है, लेबलिंग करना होगा या तो आपको डायग्राम बनाने भी दे सकता है। बेसिकली हमेशा लेबलिंग करने के लिए आता है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन केस ऑफ मेल, ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर वापस से 4 ऑर्गन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजरली हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब वो कौन कौन है इसको समझ लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरी। 2 पेयर, एक पेयर होते हैं, मतलब इस साइड भी होता है इस साइड भी होता है। ठीक है, ओवरी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओविडक्ट, आप देख सकते हैं ये ओविडक्ट है। उसके बाद यूटिरस आ जाता है, उसके बाद वजाइना आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जो एग सेल होता है, एग सेल जिसके अंदर 22 क्रोमोसोम प्लस एक जेंडर के क्रोमोसोम एक्स होते हैं, वो यहां पे होता है ओवरी में। मियोसिस से बनता है, किससे बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है। अब वो जो एग होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि हम सेल डिवीजन करने के लिए, फर्दर सेल डिवीजन करने के लिए रेडी है, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये लोग ओविडक्ट में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, ओविडक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हर मंथ में चलता है इन केस ऑफ ए फीमेल। मेल में जो स्पर्म होता है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते जाता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। जब न्यूबॉर्न फीमेल होती हैं उनके पास मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं जो इमैच्योर होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो हर मंथ में एक एग जो है ओविडक्ट की तरफ आता है। एक मंथ में इस साइड से आएगा, एक मंथ में इस साइड से। कहां पे आएगा, ओविडक्ट में आएगा। ठीक है, अब ये ओविडक्ट के बाद अगर मान के चलो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म आ रहा था, वो स्पर्म वेजाइना के थ्रू इसके अंदर एंटर करता है और ओविडक्ट के साथ जाके मिल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एक सिंगल यहाँ पे एग और यहां से कौन आया, स्पर्म। जब ये दोनों का यूनियन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नया सेल बनेगा। वो सेल यहाँ पे आके यूटिरस में बैठ जाएगा और यूटिरस में वो सेल डिवीजन करके एक न्यूबॉर्न बेबी को बनाते रहेगा। अब यूटिरस क्या है, गर्भ है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी उसका ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ दिस बेबी, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज कंप्लीट, तो ये क्या होता है, ये जो आप लोगों को वेजाइना का पार्ट दिख रहा है, इस वजाइना के पार्ट से बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस से टोटली जो हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ऑल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी, अंदर की तरफ होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटिरस एंड अ वजाइना। क्लियर। अब देखो बिसाइड अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स इज आल्सो प्रेजेंट, वो भी होते हैं। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज, ओवम मतलब एग होता है, ठीक, इज रिलीज इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरीज। एक महीने में इस साइड से आएगा, एक महीने में इस साइड से, इस तरीके से हर मंथ में एक एक एग आता है। बाई चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग इमेच्योर, जो मैच्योर एग था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा और वो जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, विच इज ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको भी बाद में डिटेल में स्टडी कर। एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, ओसाइट एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, दिस सीलिया पुशेस द ओसाइट टुवर्ड्स द यूटिरस। धीरे धीरे जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे यूटिरस में आके एक न्यूबॉर्न बेबी को बनाता है और इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसकी भी लेबलिंग आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि एक न्यू सेल कैसे बनेगा जो डिवाइड होकर एक न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट होगा। तो देखो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी ये स्पर्म सेल और एग सेल का यूनियन हो रहा है, मिलना हो रहा है, यूनियन हो रहा है, ठीक है। तो देखो बोथ गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, ये हमें पता है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ मेन, ये भी हमें पता है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, टिल दैट। ये स्पर्म हमेशा जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है और दैट तक स्पर्म हमेशा बनते रहता है मेल के केस में। बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल के केस में क्या, हाउएवर इन केस ऑफ वुमेन
At the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of the female. An oocyte mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. ये 45, 48, 50 तक ही चलता है, उसके बाद ये नहीं होता. Menopause is the stoppage of functioning of the female reproductive system at the age of about 40 to 50. Secretion of hormones controlling the function of female reproductive either stop हो जाता है या तो become irregular. This causes the menopause. irregular हो जाता है या तो पूरी तरीके से एग बनना जो है यहाँ पे आना स्टॉप हो जाता है. कहाँ पे? ओविडक्ट में. ये आप लोगों का मेल का सेल है, ये फीमेल का सेल. 22 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई. अब यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है. जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है, सिंगल सेल, जिसको जाइगोट बोलते हैं. उसका डिवीजन होता रहेगा, डिवाइड होकर नया सेल बनता रहेगा. इस तरीके से एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है. ठीक है, तो इसको समझते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन. सेमन इज इजैकुलेटेड इन वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन. जब कॉपुलेशन होता है यानी कि फीमेल और मेल का जो सेल है वो मिलते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? ये जो स्पर्म होता है वो अंदर जाता है. यहाँ पे देखो स्पर्म जा रहा है, वेजाइना के थ्रू जाएगा और ओविडक्ट तक जाएगा. वहां पे क्या रहेगा? एक एग सेल प्रेजेंट होगा, एक ही एग सेल प्रेजेंट होगा. इतने सारे स्पर्म जा रहे हैं, कोई भी एक स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा. क्लियर? स्पर्म इन द नंबर ऑफ फ्यू मिलियंस स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वेजाइना, यूटेरस, ओविडक्ट. वन ऑफ दोस फ्यू मिलियन. इतने सारे जा रहे बट एक ही पहुंच पाएगा. स्पर्म फर्टिलाइज द ओनली ओवन प्रेजेंट इन द ओविडक्ट. आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से. चलो इसको हम लोग समझते हैं. देखो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड. क्या होता है एम्ब्रॉय? ये जो स्पर्म था वो इधर जाएगा, आप देख सकते हैं फीमेल गैमेट में जाएगा और एक ही स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा. अब ये दोनों पहुंच गए. अब ये दोनों के मिलने से एक नया सेल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं. एक सिंगल सेल बनेगा. अब इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और डिवीजन से बहुत सारे सेल बनेंगे और धीरे धीरे ये जो सारे सेल्स बन रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस नहीं हो रहा, अब माइटोटिक होगा. इस माइटोटिक डिवीजन से क्या होगा? मिलके क्या होगा? एक न्यूबॉर्न बेबी एम्ब्रॉय बनेगा जो यूटीरस में जाके बैठ जाएगा. वहां पे 9 मंथ तक उसका डेवलपमेंट होते रहेगा. दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो जाइगोट बना था, सिंगल सेल बना था, अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रॉयज फॉर्म. मीनवाइल इट इज पुश्ड टुवर्ड द यूटीरस. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development occur after implantation. यूटीरस में जब पहुंच जाता है वहां पे उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. An organ called as placenta is formed by the supply of food material during the growth in the uterus. जैसे ही बेबी वहां पे पहुंचता है यूटीरस में तो एक प्लेसेंटा बनता है जो कि उसके नाभि से कनेक्ट होता है मदर को, और उससे क्या होता है? क्या होता है? जो फूड का रिक्वायरमेंट है, पानी का रिक्वायरमेंट में वो बेबी को मिलते रहता है. क्लियर है? इसको देख सकते हैं आप. यहां से देखो मिलियंस ऑफ एग स्पर्म जा रहे हैं, यहाँ पे एक एग पड़ा है तो एक ही स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा. बाकी सारे स्पर्म जो डिसॉल्व, एक स्पर्म यहाँ तक पहुंच पाएगा. फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे आ जाएंगे, सेल डिवीजन होगा और एक न्यूबॉर्न बेबी होगा. ये एम्ब्रियो आ जाएगा, एक प्लेसेंटा आ जाएगा जो मदर के और इससे कनेक्ट हो जाएगा, जो इसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर देगा. तो इस तरीके से इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज डन. दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. क्लियर? तो आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया. तो अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कर देना, अच्छे से नोट्स बना लो. कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख देने का, और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है. अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है. हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. जय महाराष्ट्र.